ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरें अपडेट कर रहा है, इंटरनेशनल, खासतौर पर वेस्ट एशिया की, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, और उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से आपकी लगातार मुलाकातें कराई जा रही हैं ताकि आप समझ सकें कि हालात क्या हैं और क्या बताए जा रहे हैं। आज हम एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से मिल रहे हैं, जो विदेशी पत्रकार के तौर पर भी कई मुल्कों में काम कर चुके हैं, कई मुल्कों में जंगें कवर करने भी गए हैं, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, साउथ एशिया, कई मुल्कों में उन्होंने किया है। और उसके साथ साथ वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के। सोशल एक्टिविटीज भी आपकी बहुत ही काबिल कदर है और दुनिया को नजदीक से देखा है उन्होंने। आज हम उनसे जो बात करेंगे, अमेरिका की सियासत को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज हम उनसे यह समझना चाहेंगे कि न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी की जीत का मतलब क्या है। क्या वाकई दुनिया बदल रही है? अब तक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका का असर दूसरे मुल्कों में कम होता जा रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर खुद अमेरिका के अंदर भी पहुंच गया? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये जो गाजा में जंगबंदी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, पहले मरहले की जंगबंदी, और उसी में बीच बीच में ये कहना कि जितना इलाका हमारे पास है 53%, हम उसमें कुछ नई इमारतें बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे, क्या ये बदनीयती की निशानी नहीं है? उसके अलावा सीरिया के प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं, जो $1 करोड़ के इनामी दहशतगर्द थे, अब वो व्हाइट हाउस में 2 दिन बाद मिलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और उनसे तमाम पाबंदियां यूनाइटेड नेशन से और ब्रिटेन की तरफ से हटा ली गई हैं। अब ईयू भी ऐलान करने जा रहा है, यानी कल का टेररिस्ट आज का हमारा चहीता। क्या ये ऐसा ही है या उससे भी और ज्यादा है? समझने के लिए जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है जोरान ममदानी की जीत का मतलब? ट्रंप बेचैन है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन का कुछ तो एहतराम रखो, इज्जत रखो। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो वॉशिंगटन की इज्जत का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? ममदानी ने तो अमेरिका के अंदर जो दहशत फैली हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की रजीम में, उसको एक तरीके से बताया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले 2 साल में पंगा वहां पे लिया अपने लोगों से, उसका किस तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। आप देखेंगे कि सिर्फ ममदानी ही नहीं जीता है, 3 और डेमोक्रेट्स नए गवर्नर बन गए हैं। ममदानी का सपोर्ट पूरी एक यंगर जनरेशन ने किया है, जिसमें ना सिर्फ माइग्रेंट्स, ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि एक काफी दर्जा न्यूयॉर्क के यहूदियों का है, जो आके कह रहे हैं कि हम ज़ायनिस्ट नहीं है, हमको ममदानी के जीतने से कोई खतरा नहीं है, हम न्यूयॉर्क को छोड़ के नहीं जा रहे। अलावा इसके न्यूयॉर्क के जो टाइकून्स हैं, वॉल स्ट्रीट है, उससे भी अभी तक पॉजिटिव सिग्नल ही आए हैं। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स और हिंदू अमेरिकन फेडरेशन सोच रही थी, वो नहीं हुआ। जैसे वो थ्रेट कर रहे थे कि टेररिस्टों का राज हो जाएगा, इस्लामिस्ट का राज हो जाएगा, सबों को बिरयानी खानी पड़ेगी, सबों को हलाल मांस खाना पड़ेगा, वो दहशत चली गई है। और इसमें, इसकी जीत में यंगर जनरेशन का तो एक हाथ है, मगर खुद हमको ममदानी की जो मेहनत उसने की है असेंबली में जीतने के बाद पिछले 4 साल में, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि ममदानी का कोई हाथ नहीं है। ममदानी की माँ हिंदू है,
हम्म, बाप शिया है, हम्म, बीवी इराकी है। हम्म, ये है एक नया न्यूयॉर्कर, हम्म, ये एक वर्ल्ड सिटीजन जिसका हिंदुस्तान से भी ताल्लुक है, हम्म, इंग्लिस्तान से भी ताल्लुक है, अफ्रीका से भी ताल्लुक है, अब आप मिडिल ईस्ट से भी ताल्लुक हो गया। ये ग्लोबल सिटीजन है जो कि न्यूयॉर्क जिन्होंने बनाया था पिछले 300 साल में। तो इस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद न्यूयॉर्कर है मगर वाइट न्यूयॉर्कर है, जर्मन न्यूयॉर्कर है, अमीर न्यूयॉर्कर है, वो सोच रहा था कि न्यूयॉर्क और अमेरिका सिर्फ उसी की जैसे देश, लोगों के लिए देश बने। उसको एक गहरी चोट पड़ी और उसमें डोनाल्ड ट्रंप तिलमिलाया हुआ है। वो इसको रिपब्लिकन्स की हार नहीं मान रहे, वो उसको अपना पर्सनल अटैक मान के चल रहा है। और उसकी जो पिछले 3 दिन में जो उसके बयान आए हैं वो उसकी खिसियाट को जाहिर करते हैं। हम्म, ये खिसियाट मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप के जो इंटरनेशनल दोस्त हैं उनमें भी दिख रही है। इंग्लिस्तान से, यूरोपियन यूनियन से अभी इस पर कोई कमेंट नहीं आया है, किसी ने जोरान को कंग्रेचुलेट नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जो छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे लोगों को कंग्रेचुलेट करते हैं, उन्होंने ममदानी को कंग्रेचुलेट नहीं किया है। हालांकि ममदानी का बाप गुजराती है, हम्म, तब भी नहीं किया। इसका खिसियाट है, और खिसियाट क्यों ना हो, इनके बड़े बड़े दोस्तों की भी पोल खुल रही है। अभी इसी दौरान जब जोरान ममदानी अपनी जीत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में एक खलबली मची हुई है, क्योंकि टाटा इंडस्ट्रीज जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है, पारसीज का है, और जो पिछले 150 साल से नेशनलिस्ट बनता है, सरकार के साथ रहता है, सरकार के काम करता है, सरकार को सपोर्ट करता है, जो भी सरकार हो, और पिछले 20-25 साल से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है, उसकी पोल खोली जा रही है कि उसकी कंपनीज इजराइल के साथ वॉर इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है, जो कह सकते हैं आप रॉकेट और हवाई जहाज की चीजें बना रही है। जो हम लोग बात कर रहे थे, जो शायद अदनानी की नहीं बात कर सकते, जो अंबानी के साथ बात हो सकती थी, कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के पर्सनल दोस्त इजराइल के साथ मिलकर वेपन्स बना रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग कई दिनों से और पिछले 2.5 साल से तो बाकायदा यहाँ पे एक जोरदार मुकाबला कर रहे हैं, एक पब्लिक राय बना रहे हैं, एक पब्लिक मूवमेंट चला रहे हैं कि इजराइल और इजराइल के दोस्तों का बाइकआउट हो। उनके कोई भी दोस्त, चाहे अमरीकी हो या हिंदुस्तानी हो, जो चीजें बना रही है जिनका वॉर गेम्स में इस्तेमाल हो सकता है, जिसका फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और जिसका किसी और के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, यमन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, उनका बाइकआउट किया जाए। ये मुहिम काफी दिनों से चल रही है। अच्छा, जॉन दयाल साहब, आपने कई बहुत अहम बातें की। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और ये समझना चाह रहा हूं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करेंगे। ममदानी ने नेहरू को भी कोट किया, और वो उसने उमर खालिद के का भी एक बाकायदा उसका वीडियो है जिसमें उमर खालिद के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में भी आवाज उठाई। यानी वो एक तरह से मोदी को भी टारगेट कर रहे हैं और मोदी के काम करने के तरीके को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जरा ठहर करके मैं डिस्कस ये करना चाहता हूं, क्या गाजा के 2 साल के जंग कत्लेआम का असर भी न्यूयॉर्क के इस इलेक्शन में आपको नजर आ रहा है? जोरान ममदानी के जो 1 लाख से ज्यादा फौज कह सकते हैं आज की तारीख में उसको, जो उसकी इलेक्शन की लड़ाई लड़ रहे थे, घर घर जाके लड़ रहे थे, मुफ्त में लड़ रहे थे, वॉलंटियर्स, वो कौन थे? वही वॉलंटियर्स थे जो इजराइल के जुल्म के खिलाफ, ज़ायनिस्ट सोच के खिलाफ अपनी लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। उनको ये मौका मिला अपनी राय का इजहार करने का, और उन्होंने
पुरजोर किया। उनको ज़ोरान ममदानी एक, क्या कह सकते हैं, एक सिंबल मिला, जिसकी आड़ में, जिसकी जंग में, जिसके इलेक्शन कैंपेन में वो ज्यादा जो बात हो रही थी उसको बयान कर सके। और जैसे मैं आपको पहली बात बता चुका हूं, अमेरिका की बहुत जो पॉपुलर सैटरडे लाइव, नाइट लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, जो पिछले 2 साल से खासकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप बहुत जोर लगा रहा है कि उनके प्रोग्राम्स हटा दिए जाएं, और उनकी करोड़ों में उनकी व्यूअरशिप है, उन पे ज़ोरान कई बार आया है। जीत के बाद भी आया है, जीत के पहले भी आया है। तो ज़ोरान के साथ जो एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा था न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और वेस्ट कोस्ट में, और वॉल स्ट्रीट जर्नल पर, वो जाहिर हुआ है। और आपने जैसे कहा, उसकी भी एक तरीके से जीत में जीत है। यानी गाजा में जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा था बाकायदा। ज़ोरान ने इस हद तक कहा कि अगर न्यूयॉर्क में नेतन्याहू आएंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। ममदानी, नेहरू का जिक्र, उमर खालिद का जिक्र, और मोदी जी की खामोशी, कोई एक ट्वीट भी नहीं, एक पोस्ट भी नहीं। इसको थोड़ा सा और बताइए कि क्या कुछ है। क्या भारत की सियासत में भी ममदानी इम्पैक्ट कोई नजर आएगा आने वाले वक्त में? क्या लगता है? ममदानी के बारे में हिंदुस्तानी बहुत कम जानते हैं। हाँ। एक तो वो उसकी माँ की फिल्में नहीं देखते, मॉनसून वेडिंग, स्लम डॉग उसकी माँ का नहीं था, मगर उसके पहले बॉम्बे के जो अंडरवर्ल्ड थी, बॉम्बे के बच्चों का जो था, उस पर उन्होंने फिल्म बनाई थी। उनकी फिल्में हिंदुस्तान में चलती तो हैं, मगर वो मास मीडिया में नहीं आती हैं। हिंदुस्तानी मीरा नायर के बारे में बहुत कम जानते हैं। मीरा नायर के पति के बारे में तो और भी कम जानते हैं। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और ये चीजें हिंदुस्तान में, विज्ञान, मोदी जी के राज में विज्ञान का कोई कदर नहीं है, पढ़ाई की भी कोई कदर नहीं है, तो विज्ञान की क्या कदर होगी। तो ममदानी के पेरेंट्स को नहीं जानते हैं ये लोग, ममदानी को भी नहीं जानते। कौन जानते हैं आपको यहाँ पर? ममदानी का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप करेक्ट कहते हैं कि ममदानी लेफ्ट विंग है, वही लेफ्ट विंग जिसका सपोर्ट ममदानी भी जिक्र करते हैं, केरला में आज रूल कर रहा है, जो कि बिहार में भी वही फोर्सेस हैं जो लीड कर रही हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ हमारी जिहाद ही कहूंगा मैं तो इसको, हमारी धर्म युद्ध। कि ये जो जायनिस्ट, हिंदुस्तानी जायनिस्ट है जो राज, ये खत्म हो किस तरीके से इलेक्शन के द्वारा। बिहार में एक इसके ऊपर भी मुहिम चल रही है। तो ये एक का दूसरे पर असर है, ये कहना शायद दूर की बात होगी, मगर दोनों चीजें एक ही चीज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि आज की तारीख में इसको कोई स्प्रिंग नहीं कहेंगे, कोई समर नहीं कहेंगे, मगर ग्लोबल हवा तो चल रही है। ये जो 17 का जो राज था, डोनाल्ड ट्रंप का, नजर मोदी का, यूरोप के लोगों का, इंग्लिस्तान में, ये जाए। इसका दूसरी तरफ से देखिए जो ग्लोबल, इसकी मैं आपके चैनल पे कई बार जिक्र करता हूँ कि हमको देखना चाहिए कि क्या और लोग क्या कर रहे हैं। चाइना का क्या? अगर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन पकड़ के उसकी नाक धूल में रगड़ी है, वो है चाइना, चीन ने की है। अभी फिर पिछले 2 हफ्ते में एक से ज्यादा बारी ट्रेड टॉक्स में, मैग्नेट्स में, रेयर्स में, कल ही चीन ने अपना चौथा हवाई पोत, वॉरशिप, जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, लॉन्च किया है। क्यों नहीं आई अभी तक पेंटागन से? क्यों नहीं आई है? जो इन्होंने चाइना के खिलाफ संगठन बनाया था क्वाड, उसकी मीटिंग अभी नहीं हो रही है। एक तरीके से मीटिंग आज सुबह की खबर है कि शायद मीटिंग पोस्टपोन कर दी हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, मगर इस बात का जिक्र नहीं किया कि क्या क्वाड का भी समिट यहाँ रहेगा।
जिसमें इंग्लिस्तान नहीं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान और अमेरिका 4 देश है चीन के खिलाफ, उसकी जो मीटिंग सोच रहे थे वो पोस्टपोन हो गई है। तो ये जो चल रहा है, मैं तो बड़ा उम्मीदवार हूँ और मैं ऐसी चीज़ों से बड़ी जल्दी उम्मीदवार हो जाता हूँ। तो शायद मेरी उम्मीद जल्दी हुई है, मगर उम्मीद कुछ डेटा पे बेस्ड है, कुछ इंडिकेशन पे बेस्ड है, जो अमेरिका के अंदर से आ रहे हैं, जो नई दिल्ली के अंदर से आ रहे हैं और जो यूरोप से आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है इन कैपिटल्स में इस हवा का पहला झोंका लोगों ने महसूस किया है। अच्छा, कुछ लोग ममदानी को राहुल गांधी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का काम करने का तरीका, वो किस तरह से वोट चोरी के बारे में बाकायदा मुहिम चला रहे हैं और डेटाज पेश कर रहे हैं। उधर ममदानी ने बाकायदा जो बयानात दिए हैं, तो वो शुरू में यही कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे देख रहे हो। ट्रंप के लिए वो एड्रेस करके कहते हैं। तो क्या ये जो राहुल गांधी फैक्टर है हिंदुस्तानी सियासत में, इनको और ममदानी को कुछ कंपेयर करें तो क्या जायज है, मुनासिब है? आपको क्या लगता है? जनरेशन गैप तो है, मगर सिर्फ जनरेशन गैप नहीं मानना चाहिए। ममदानी का डोनाल्ड ट्रंप की उम्र में 50 साल का फर्क है, 1-2 साल का नहीं, 50 साल का है। यहाँ पर मोदी और राहुल की उम्र में 25 साल का फर्क है। जी। तो अगर राहुल गांधी टाइम पे शादी कर लेते तो ममदानी के जितना तो उनका बेटा हो जाता। जी जी। तो जनरेशन गैप को नहीं मान रहे हैं, मगर जो थक गए हैं लोग, ये ओलिगार्क्स की, इन बुढ़ा लोगों की, हालांकि मैं बुढ़ा लोग बोल रहा हूँ इनको, मैं इन्हीं की उम्र का हूँ, इनकी जो सोच है, रजवाड़ों की जो सोच है, कॉलोनियल सोच है इनकी, उस सोच से लोग थक गए हैं। लोग नौकरी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, सर के ऊपर छत मांग रहे हैं। ममदानी का स्लोगन क्या था, जो बिहार में स्लोगन है? बिल्कुल। नौकरी दो, छत दो, खाना दो, उसके बाद बात करो। बिल्कुल बिल्कुल। वो न्यूयॉर्क को अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सुकून से रह सकें, उन्हें घर मिल सके, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। वो बिल्कुल, न्यूयॉर्क असल में अमेरिका का सबसे महंगा, तकरीबन सबसे महंगा शहर है और सबसे अनईजी भी लगता है। आपको ने भी तजर्बा किया होगा। तो वो जो तब्दीली वहां से आती हुई नजर आ रही है, क्या वो व्हाइट हाउस तक भी जा सकती है वो हवा? क्या ममदानी की उम्र अभी कम है और वो तरक्की करके कहीं व्हाइट हाउस तक पहुंच सकते हैं? क्या क्या अमेरिका की ओवरऑल जो चेंजिंग सिनेरियो है वहां का, वो इस हद तक आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन वहां पर है? शिकागो में हवाएं जब लगी थी, उनकी वजह से बराक ओबामा व्हाइट हाउस आ गए थे। बराक ओबामा की माँ वाइट है, पिता कीनियन थे, इंडोनेशिया में पढ़े थे। डोनाल्ड ट्रंप ने और रिपब्लिकन्स ने पूरा ऊपर नीचे की चोटी का जोर लगाया कि प्रूव कर दें कि बराक ओबामा अमेरिकन नहीं है, कि उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है। यही क्लॉज है। वो प्रूव कर पाए कि बराक ओबामा ये प्रूव कर पाए कि मेरी माँ अमेरिकी है, मेरा जन्म अमेरिकी टेरिटरी पे हुआ है, अमेरिकन सरजमी पे हुआ है, चाहे न्यूयॉर्क में ना हुआ। यहाँ पर ममदानी मात खा जाते हैं। ममदानी का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है। अमेरिका का कानून है जिसकी वजह से हेनरी किसिंजर प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, कि आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिकी सरजमीन पर पैदा होना है। आपके माँ बाप अमेरिकी हो या ना हो वो अलग बात है, मगर सिर्फ माँ बाप अमेरिकी ये सिटीजन है, उससे बात नहीं बनेगी। तो ये तो थोड़ी सी दूर की बात है कि ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। शायद कानून बदल जाए जब तक ये 50 साल के होते हैं, मगर गवर्नर तो बने ही बने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन सकते हैं, दूसरे हेनरी किसिंजर बन सकते हैं। अमेरिका में पॉलिटिकल नंबर 2 तो ऑलरेडी हो गए। ये न्यूयॉर्क का मेयर कहलाया जाता है कि पॉलिटिकली राष्ट्रपति के बाद है, कि अमेरिका फिनेंस कैपिटल है। अमेरिका का फिनेंस कैपिटल है न्यूयॉर्क। तो
प्रेसिडेंट तो बनेंगे नहीं, हम्म। मगर अमेरिकी राजनीति में इनका दखल काफी लंबा रहेगा, काफी गहरा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा, बहुत, अभी उनके पास वक्त बहुत है, 34 साल की उम्र है, बिल्कुल नौजवान, और इस जोश से वो पहुंचे हैं। वो बल्कि एक जगह मजाक के तौर पे वो कहते हैं कि ये मेरी डिस्क्वालिफिकेशन है कि मेरी उम्र कम है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं बूढ़ा होने की, यानी इस हद तक भी वो बोलते हैं। अच्छा, अब चलना चाहता हूं वेस्ट एशिया की तरफ। जो ये जंगबंदी शुरू हुई 10 अक्टूबर को, उसके दूसरे मरहले की बात करना इस वक्त बंद है। हमें याद है कि इससे पहले भी एक जंगबंदी हुई थी, जिसमें पहले मरहले के बाद ही फिर से जंग शुरू कर दी गई थी। अभी आपको क्या लगता है, क्या ये कुछ स्टेबल रह पाएगी जंगबंदी? हालांकि वायलेशंस लगातार हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हमारे दोस्तों का जो हिंदुस्तान में फिलिस्तीनियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह सकते हैं आप, उनका एक दस्ता कल पैलेस्टीन जा रहा है। हमको उम्मीद है कि उनके आने के बाद अंदर की बात, ग्राउंड रियलिटी हमको ज़्यादा पता लगेगी, क्योंकि आज की तारीख में मीडिया को तो आज की तारीख में भी इजाज़त नहीं है गाज़ा के अंदर जाने की। खबरें जो आती हैं वेस्टर्न एजेंसी की एम्बेडेड जर्नलिस्ट के थ्रू ही आती हैं, तो एग्जैक्ट रियलिटी अंदर की क्या है वो कहना मुश्किल है। हम ये इजरायली फौज किस हद तक नॉर्थ गाजा में, जहाँ से हमास हटाया जा चुका है कहते हैं वो, वहाँ पे किस दर्जे तक अपनी खुद की सुरंगें खोद चुकी है, अपनी खुद अपना जमाव कर सकी है। क्योंकि आज की तारीख में भी जैसे हम और आप कहते रहते हैं कि जब तक गाजियंस हैं, तो अब तो गाजियन कौन है और हमास कौन है कहना मुश्किल है। हमास के लीडर मर चुके हैं, नए लीडर तब भी आ रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अमेरिका ने ये ब्रोकर की थी पीस, और इजराइल को अभी तक नहीं मान रहा है। मौके बेमौके बहाना ढूंढ के गोली मार देता है, बॉम्बिंग कर देता है। अभी भी सेकंड सीज फायर के बाद भी कितने सौ लोग मर चुके हैं, शायद 300 के आसपास मर चुके हैं, शायद उससे ज़्यादा भी। उनमें वो भी है जो खाना के लिए आए थे, खाना ढूंढने के लिए आए थे, उनको गोली लग गई। अलावा उसके टारगेटेड किलिंग्स चल रही है, असैसिनेशंस चल रहे हैं। तो मगर वो बड़ी बॉम्बिंग्स, रॉकेट के अटैक शायद कम हो गए हैं। इजराइल किस मायनों में पीस को दरकार करेगा कहना मुश्किल है। इजराइल के ऊपर, इतने मक्कार देश के ऊपर, तो उसके दोस्त भी विश्वास नहीं करते। हम तो अपने आप को उसका दुश्मन मानते हैं। तो इजराइल के ऊपर विश्वास तो नहीं किया जा सकता है। मगर क्या यूरोपियन यूनियन, क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कोशिश करते रहे, क्योंकि पैसा और हथियार तो डोनाल्ड ट्रंप के खर्च हो रहे हैं ना, अमेरिकी का खर्च हो रहे हैं, कोई इजराइल में बंद तो नहीं रहे हथियार। कब दोबारा कोशिश करेंगे कहना मुश्किल है। अभी आज की तारीख में, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, जो आदमी टेररिस्ट था, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, आज दोस्त बन गया है। यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड नेशंस ने खुद अपना जो के खिलाफ क्या कहलाते हैं, ये वारंट तो नहीं, जो उसको बैन जो लगाए हुए थे हटा लिए गए हैं। अमेरिका जाएगा वो 2 दिन बाद, क्या आएगा। और ये अकेला इराकी नहीं है, ये अकेला अरब नहीं है या अरेबियन स्पीकिंग नहीं है जिसने अपने लोगों को दगा दी हो। तो ये खुद क्या करेंगे। आखिरकार सीरिया पैलेस्टीन का सबसे निकटतम पड़ोसी है इस तरफ से, उधर से लेबनान तब भी थोड़ा दूर है। अगर आप बॉर्डर पर देखें और पैलेस्टीनियंस का कंसंट्रेशन देखें, तो उस इलाके में बेका वैली के रास्ते के छोड़ के वहां पे कंसंट्रेशन कम है। मगर सीरिया का तो गोलान हाइट्स इधर जुड़ा हुआ है, एकदम एक ही लाइन है बॉर्डर की। क्या कहते हैं वो, क्या करते हैं, इजिप्ट क्या करता है, अगले कुछ दिनों में देखने की बात है। मैं सोच रहा था कि इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कहाँ से ली जा पाए, क्योंकि मैं तो
अरबिक पढ़ता नहीं हो तो वो सोर्स जी। मेरे लिए बंद है। अमेरिका में इसके ऊपर कम जिक्र है, सीरिया के ऊपर कम जिक्र है, बल्कि आज की तारीख में सद्दाम हुसैन का दोबारा जिक्र आया है, उसका और उसके बेटों का जिक्र किसी और वजह से मगर आया है। यही शायद दिखाने के लिए कि अमेरिका के हाँ क्यों आया बता रहा हूँ। ये जो चेनी मरे हैं ना अभी, जी जी जी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उनकी मैयत में जिक्र आया इराक का। और फिर मिडिल ईस्ट के ऊपर जो पिछले 25 साल का 30 साल का पॉलिटिक्स के ऊपर एक फिर नजर दौड़ाई गई, तो उसकी वजह से मैंने वहां पढ़ा था। मगर जी, डिक चैनी के बारे में ये भी कमेंट आया 9/11 के बाद जो सो कॉल्ड एंटी टेरर जो उनकी वॉर जो थी उसके नतीजे में 45 लाख लोगों का कत्ल हुआ, उसके जिम्मेदार डिक चैनी थे, इस तरह से भी जिक्र आया। अच्छा, अभी अभी ये जो और उसका एक तरीके से उसकी माफी चेनी की बेटी ने मांगी, पूरे इन्हीं शब्दों में नहीं मगर अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पेश करके काफी जोर से उन्होंने आवाज की। और अगर कहीं से इनको सदमा मिला था तो चेनी की बेटी से बहुत बड़ा धक्का मिला था इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए, यंगस्टर्स जो होते हैं वो आमतौर पर फिर भी उनमें करप्शन कम होता है, जहनी करप्शन कम होता है, और वो किसी हद तक ईमानदारी से बात कर लेते हैं, और मैं समझता हूं उसी का असर होगा। और ऐसे कई नेता होंगे जिनके बेटे उन अपने बाप की ही गलतियों को मानने के लिए बहरहाल तैयार होंगे। अच्छा, इस दरमियान ये भी हो रहा है कि सूडान में एक नई जंग शुरू कर दी गई। सूडान, साउथ सूडान अलग हो चुका, अब दारफुर जो है उसमें भी अलग करने की तैयारी, और उसमें यूएई और सऊदी अरब अलग अलग पेज पर नजर आ रहे हैं। क्या सूडान के बारे में कुछ ताजा सूरत हाल के बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो? मेरे पास जो सूडान की खबरें हैं एक तरीके से कह सकते हैं आप गलत सोर्स से हैं कि सूडान में जो सिविल वॉर है उसका एक रिलीजियस एंगल भी है, क्रिश्चियन वर्सेस इस्लामिस्ट लोग हैं। शायद लोग आपस में ना लड़ रहे हो मगर रिजीम्स ने ये एक पोजीशन ली है। और डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया के होते हुए कह दिया था कि अगर ईसाइयों पर कुछ बंदिश आएगी तो वो इंटरवीन करेंगे। नाइजीरिया के ऊपर जो कहा गया है सूडान के ऊपर भी थोड़ी बात लागू हो जाती है। तो उसमें जो आपने बात कही है, सूडान भी एक लंबा नासूर है अरबों के लिए, दुनिया के लिए एक नासूर है, क्योंकि अफ्रीका में सूडान बहुत पुराना देश है, बहुत उसकी सिविलाइजेशन है एक, उसका नॉर्थ अफ्रीका की और इजिप्ट का जो साइड है अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसकी राजनीति में एक रोल है उसका। तो वहाँ सूडान में जो हो रहा है खतरे से खाली नहीं है पूरी दुनिया के लिए। इसको किस तरीके से देखा जाएगा अभी मेरे पास इस पे ज्यादा खबर है नहीं, तो मैं आपको कुछ गहराई से मैं सर एक अपना जाती तजर्बा बताऊं सूडान के सिलसिले में। तो ये 2006 के आसपास की बात है। सूडान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जनरल लागू, उनसे मुलाकात हुई रूसी में, और उसके बाद उनसे मैं पर्सनल मिलने के लिए गया। वो रिटायर्ड लंदन में रह रहे थे, सोशल सिक्योरिटी वाले एक कमरे वाले घर में। मैं उनसे जाकर के मिला। उन्होंने एक चीज बहुत दिलचस्प बताई, इसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने, ये उस दौर की बात है जब जॉन गरान रिबल लीडर होते थे, साउथ सूडान अलग करने की मांग हो रही थी, और वही क्रिश्चियन मुस्लिम एंगल से ही वो अलग अलग होने की बात थी। तो ये जनरल लागू वाइस प्रेसिडेंट जो बने, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेनिंग दी इसको, जॉन गरान को, जंगलों में। और फिर उससे आगे की बात जो कही वो बहुत दिलचस्प, हमें इजराइल सपोर्ट करता था। एक टाइम ऐसा आया कि इजराइल हमसे कुछ ऐसा काम कराना चाहता था जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, यानी शायद मास मर्डर का कुछ था, कोई तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। इजराइल ने धमकी दी, हम आपको मदद देना बंद कर देंगे। तो ये वापस आ गए और फिर गए लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी के पास। उन्हें बताया
तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। यानी साउथ सूडान के अलग होने में लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी ने भी हिस्सा लिया है। ये इनसाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे मिली, तो मैंने सोचा आप ये जिक्र कर दूं। शुक्रिया। अच्छा, अब ओवरऑल ओवरऑल अगर कंक्लूड करते हुए इस इंटरनेशनल सिनेरियो को आप बता सकते हैं तो कुछ अल्फाज में, कुछ 4-5 मिनट में अगर बता दें। पहली बात तो यह है कि हमको देखना है कि अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में कितने और देश पैलेस्टीन को रिकग्नाइज करते हैं, और उस रिकग्निशन को आगे नेक्स्ट स्टेप उस रिकग्निशन का क्या लेते हैं, जिसमें इंग्लिस्तान का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंग्लिस्तान अभी भी अमेरिका के ऊपर कुछ असर रखता है, कुछ दोस्ताना है उसका। इंटरनेशनल कम्युनिटी का सेकेंड फेज ऑफ सीज फायर के बाद कंटिन्यूइंग वायलेंस इसराइल का जो है, जो उसकी सेटलमेंट्स, रीसेटलमेंट्स, रीडेवलपमेंट की पॉलिसी के ऊपर जो जिक्र कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान, इसके ऊपर नजर आएगी। दूसरी तरफ अमेरिका में ममदानी की जीत के बाद 3 डेमोक्रेट नए गवर्नर्स की जीत के बाद जो फिलिबस्टर आ रहा है सीनेट में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पार्लियामेंट पे प्रेशर मार रहे हैं, जो गवर्नमेंट का डेडलॉक आया है, जिसमें गवर्नमेंट चलाने का रेवेन्यू बंद हो रहा है, कस्टम्स का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट स्टाफ के ऊपर तनख्वाह नहीं मिली है, एयरपोर्ट स्टाफ कह रहे हैं हम काम नहीं करेंगे, पूरा ट्रांसपोर्ट की पैरालिसिस है, अमेरिका के इकोनॉमिक पैरालिसिस है। ये तो अब कुछ ज़्यादा चलने नहीं देते, मगर तब भी 15 दिन की पैरालिसिस भी हो जाए तो बहुत लंबा असर उसका चलता है। लोग तनख्वाह नहीं मिलती है 1 महीने की, इसका क्या असर अगले 3-1 हफ्ते में होता है, ये देखने की बात है। कल रात को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस जो प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, उनकी जो यूनियन है, उसकी डिनर थी। हर बार ही राष्ट्रपति हमेशा जाते हैं वहां पर, चाहे कोई भी हो, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हो। डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए, और उनकी गैरहाजिरी में पुराने सारे राष्ट्रपति की स्पीचेस सुनाई गई वहां पर, कि राष्ट्रपति किस तरीके से प्रेस के साथ व्यवहार रखते थे, किस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देश की बचाते थे, किस तरीके से पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ हों मगर नेशनल इंटरेस्ट में बाई पार्टीजन रहते थे, किस तरीके से अपने आप को बिजनेस से दूर रखते थे, चाहे उन बिजनेसमैन के साथ इलेक्शन के पहले उनके रिश्ते थे, उसका जिक्र आया। और एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये लानत रही, तो उन्होंने इस महफिल में ना जाकर अपना ही नुकसान किया है। तो ट्रंप का, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, उनकी गुद्दी पकड़ के उनकी नाक तो धूल में रगड़ी गई है, वो तिलमिला रहे हैं। अभी वो आगे क्या स्टेप लेंगे, क्या हाथ मिलाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क के गवर्नर छोटी बात नहीं है। नहीं, जनवरी में न्यूयॉर्क के वो गवर्नर बन जाएंगे, वो मेयर बन जाएंगे। न्यूयॉर्क लंबा स्टेट है, मगर न्यूयॉर्क स्टेट न्यूयॉर्क सिटी के बाहर तो एक तरीके से मैदान है, खेत और जंगल भी है, तो वहां पे कोई खास बात है। न्यूयॉर्क सिटी खुद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, पीपल्स पॉलिटिकल हब है, और उसमें जो तहलका आया है कि कुओं को हराकर, एस्टैब्लिशमेंट को हराकर, ये बहुत बड़ा भूचाल है। इसके जो कंपन होते हैं, आफ्टर शॉक्स होते हैं, कुछ अरसे तक आते रहेंगे। अमेरिका की सियासत में एक बड़ा कंपन है, भूचाल है, आने वाले वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल रहेगी। आपने ट्रंप के मीडिया के डिनर में ना जाने की बात कही, मुझे याद आ रहा था जब वो पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तो वॉशिंगटन पोस्ट हर 20-21 तारीख को हर महीने ये बताता था कि अब कितने झूठ बोल चुके हैं प्रेसिडेंट, बाकायदा वो डेटा देता था। और हमें याद है कि पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो वॉशिंगटन पोस्ट के या न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट का बाकायदा कार्ड छीन लिया गया था कि व्हाइट हाउस वो कवर नहीं कर सकते। तो इस किस्म की बातें, अगर कोई किसी का जवाब ना देना हो, उसको ह्यूमिलिएट करने का भी उन्होंने तरीका अपनाया कि ये क्या बोल रहे हैं, कौन से एक्सेंट में बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है,
तो मैं जवाब ही नहीं देता। तो इस तरह का उनका ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर मीडिया के साथ रहा है। अंग्रेजी कोई जानता हो और हल्के से एक्सेंट के बदलने से कह दे मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सवाल से भागने की बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जॉन दयाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मैं अपने नाजरीन से, दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।